एनसीईआरटी कक्षा 11 प्राचीन भारत की अध्याय 8 हड़प्पा संस्कृति परिवहन और यात्रा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृत भांडों पर कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। एक जलयान या नौका का एक मिट्टी का मॉडल लोथल से मिला है जिसमें मस्तूल और पतवार लगाने के लिए छेद मौजूद हैं। मुद्राओं तथा मृत भांडों पर चित्रित नौकाएं वैसी ही हैं जैसे कि आज सिंध और पंजाब के इलाकों में इस्तेमाल की जाती हैं। यात्रा और परिवहन जहाज़ों और नौकाओं के जरिए किया जाता था। जमीन पर परिवहन के लिए बैलगाड़ियों तथा भारवाही पशुओं जैसे बैल, ऊंट, गधे आदि का इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त बैलगाड़ियों की मिट्टी की आकृतियाँ। ये बैलगाड़ी है, मिट्टी की बैलगाड़ी, और ये मुद्रा पे अंकित नौका का चित्र। कई स्थलों से सड़कों पर पाई गई गाड़ियों की लीकों से यह पता चला है कि उन दिनों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों का आकार और शक्ल लगभग वैसी ही थी जैसी कि आज की गाड़ियों की है। कृषि। कुछ हड़प्पाई नगरों में मिले अनागारों कोठारों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खाद्यान्न इतनी अधिक मात्रा में पैदा किए जाते थे कि उनसे लोगों की तात्कालिक आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती थी, लेकिन बचे हुए अनाज को किसी भावी आपात की स्थिति के लिए सुरक्षित भी रख लिया जाता था। मतलब आवश्यकता से सरप्लस उत्पादन भी किया जाता था और उसे सुरक्षित करने का भी उपाय किया जाता था। यह जो है वो कालीबंगन में खुदाई में जो जुता हुआ खेत मिला है उसका चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अनाज गेहूं और जौ थे। चावल की भी जानकारी थी पर उसे बढ़िया अन्न माना जाता था। मोटे अनाजों मिलेट्स की ये 6 किस्में उगाई जाती थी जिसमें रागी, कोंदो, सांवा और ज्वार, मटर एवं फलियों की भी खेती की जाती थी। चावल के अवशेष मुख्य रूप से गुजरात तथा हरियाणा के पुरास्थलों में पाए गए हैं। अन्य फसलों में खजूर, और तरह तरह की फलियां, तिल, सरसों शामिल हैं। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती कपड़े के टुकड़ों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पहले के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास पाई गई है। यह संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। खेती आमतौर पर नदियों के किनारे की जाती थी जहां गर्मियों तथा वर्षा के दिनों में बाढ़ का पानी बह आता था। पानी के इस बहाव से हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी आकर यहाँ जमा हो जाती थी और उसमें ऊपर से हल चलाने और खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। कालीबंगन प्रथम काल की खुदाई में मिले बोए हुए खेत में हल से बनी आड़ी तिरछी खुरों यानी कुंडों के निशानों से पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी यह तरीका अपनाया जाता है। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था जिसके निचले सिरे पर तांबे या लकड़ी की फाल लगी होती थी। मोहनजोदड़ो और बनावली में हल के मिट्टी के मॉडल पाए गए हैं। फसल की कटाई तांबे के हंसिए से और लकड़ी के हत्थे पर लगे पत्थर के फल को ब्लेड और गड़ासों से की जाती थी। हड़प्पाई लोग कई किस्म के पशु पालते थे। खुदाइयों में से बहुत से जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। अनेक पालतू जानवरों जैसे भेड़, बकरी, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, सूअर, कुत्ता और बिल्ली के कंकाल पाए गए हैं। मोहरों पर अनेक जानवरों के चित्र अंकित हैं। इन जानवरों में भेड़ें, बकरियां, कुबर वाले सांड, भैंस, हाथी आदि शामिल हैं। अनेक जंगली जानवरों जैसे चीतीदार, हिरन, सांभर, पाड़ा, हॉगडियर, जंगली सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं जिनका भोजन के लिए शिकार किया गया था। खाने के लिए अनेक प्रकार की मछलियां और चिड़ियां पकड़ी जाती थी। ऊँटों की हड्डियां भी अनेक
पुराअसलों से बड़ी संख्या में पाई गई हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन और अनेक अस्थलों से मिली है। घोड़े की मिट्टी की आकृतियां नौसारों और लोथल में पाई गई हैं, लेकिन घोड़े का कोई स्पष्ट चित्र किसी मुद्रा पर अभी तक नहीं मिला है। कलाएं। कई किस्म की वस्तुओं जैसे मुद्राएं, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की कलात्मक कलाकृतियां आदि कला संबंधी कार्यकलापों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें से जो कलाकृतियां सर्वश्रेष्ठ समझी गई उनमें एक है मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की आवच मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त 2 छोटी मूर्तियां। कांस्य मूर्तियां अपेक्षाकृत बहुत कम पाई गई हैं। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की छोटी मूर्ति, जिसकी ऊंचाई लगभग 11.5 सेंटीमीटर है। निश्चित रूप से यह मूर्ति ढलाई की लुप्त सिक्त विधि से बनाई गई है। दाइमाबाद से प्राप्त जानवरों की कांस्य मूर्तियों की कारीगरी संभवतः हड़प्पा काल की है। हड़प्पा में पाई गई लाल बलुई पत्थर की कबंध मूर्ति धड़ अलग किए जा सकने वाले सिर और अंगों से बनी है और धूसर पत्थर की कबंध मूर्ति शायद किसी नृत्यरत आकृति की है। ये दोनों मूर्तियां इतनी अधिक वास्तविकता से परिपूर्ण हैं कि यदि वे पुरातात्विक खुदाइयों में न मिली होती तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वे हड़प्पा काल की हैं। हड़प्पा के लोग मिट्टी की मूर्तें भी बड़ी संख्या में बनाते थे। ये मूर्तें हाथ से बनाई जाती थी और इनमें आदमियों, जानवरों, पशुओं, बंदरों, कुत्तों, भेड़ों, मवेशियों की मूर्तें शामिल हैं। कुबड़ वाले और बिना कुबड़ वाले दोनों प्रकार के सांडों या बैलों की मूर्तें पाई गई हैं। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की है जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित है, लेकिन कला की दृष्टि से सबसे बढ़िया मूर्तें कुबड़ वाले सांडों की है। ये कांस्य की जो प्रतिमा मिली थी, वृषभ का चित्र, मातृदेवी, दाढ़ी वाले पुजारी और ये चित्रित पाठ। अन्य जानवर, हाथी, बाघ, गेंडा, मेढा आदि कुछ मूर्तें आदमियों की भी हैं। जहाँ तक चित्रकला के साक्ष्य का प्रश्न है, हमें केवल मृत भांडों पर ही चित्रकारियाँ मिलती हैं। दुर्भाग्य से कोई भी भित्ति चित्र यदि था तो वह बचा नहीं है। लिपि, हड़प्पाई लोगों की भाषा का अभी तक पता नहीं चला है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक हड़प्पाई लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जाती। यद्यपि इस लिपि को पढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रयास सबके लिए विश्वास लायक नहीं है और स्वीकार्य भी नहीं है। कुछ विद्वान इसका संबंध द्रविड़ भाषा से जोड़ते हैं और कुछ अन्य भारतीय आर्य भाषा और संस्कृत से। मुद्राओं और अन्य सामग्रियों जैसे ताम्रपट्टियों, कुल्हाड़ियों और मृदभांडों पर हड़प्पाई लिपि के लगभग 400 नमूने पाए गए हैं। मुद्राओं पर पाए गए लेख अधिकतर बहुत छोटे और कुछ अक्षरों के ही हैं। कुछ तो केवल एक ही संकेत चिन्ह है। हड़प्पाई लिपि में 400 से 500 तक संकेत चिन्ह हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि यह वर्णमाला वाली लिपि नहीं है। कुछ विद्वानों की राय है कि हड़प्पाई अभिलेख शब्दाश्रित लेखन प्रणाली प्रस्तुत करते हैं, जहां 2 या अधिक संकेत चिन्हों का अनुक्रम या तो एक पूर्ण शब्द, अक्षर अथवा ध्वनि और कभी-कभी तो कई शब्द और व्याकरण सूचक चिन्ह का द्योतक होता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ये कुछ मोहरे हैं जिन पर जो है वो जो प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहला जो है वो पशुपति, शिव पशुपति के नाम से जाने जाने वाली मुद्रा है और दूसरा और तीसरा जो है वो हड़प्पाई लिपि के अन्य मुद्राएं हैं। धर्म,
आमतौर पर धर्म के दो पहलू होते हैं। पहला संकल्पनात्मक या दार्शनिक और दूसरा व्यवहारिक अथवा कर्मकांडीय। पहला रूप आध्यात्मिक अथवा तत्व मीमांसात्मक ग्रंथों में पाया जाता है और दूसरा भौतिक अवशेषों के रूप में मिलता है। चूँकि हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उनके धर्म के आध्यात्मिक पहलू के बारे में कुछ भी बताना कठिन है, लेकिन भौतिक अवशेषों की प्रचुरता के कारण हम हड़प्पा के लोगों के धर्म के दूसरे यानी कर्मकांडीय पक्षों के बारे में कुछ जान सकते हैं। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म के तत्व ये थे: मातृदेवी की पूजा, एक पुरुष देव संभवतः शिव की पूजा, पशुओं प्राकृतिक अर्धमानवीय तथा काल्पनिक प्राणियों की पूजा, पेड़ों को उनकी प्राकृतिक दशा में अथवा उनके भीतर रहने वाली आत्माओं के रूप में पूजा, पत्थरों या अन्य वस्तुओं जैसे लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा, क्रीमेथिज्म जिसका एक उदाहरण धूपदानों की पूजा है, ताबीजों और तंत्र मंत्र में विश्वास उनकी प्रेत भीति का सूचक है, और योगाभ्यास। इन विशेषताओं से प्रतीत होता है कि यह धर्म मुख्य रूप से यही देश में ही पनपा और बढ़ा है और यह हिंदू धर्म का ही पूर्व प्रजनक है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी इनमें से अधिकांश विशेषताएं पाई जाती हैं। हड़प्पा में मिट्टी की नारी मूर्तें बड़ी संख्या में मिली हैं। इनके विषय में यह मत स्वीकार किया गया है कि ये मातृदेवी की मूर्तें हैं। हड़प्पा में मिली एक मृतिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी माता की प्रतिमा है। यह एक मूर्तिका में एक पुरुष को हाथ में चाकू लिए हुए और स्त्री को हाथ उठाए हुए दिखाया गया है। एक मुहर पर एक पुरुष देवता को 3 मुखों के साथ चित्रित किया गया है। वह एक योगी की मुद्रा के नीचे सिंहासन पर बैठा है और उसके दोनों ओर 2 पशु दिखलाए गए, दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा और भैंसा। 2 हिरण सिंहासन के नीचे खड़े हैं। यह ऐतिहासिक शिव का आद्य रूप है। इस मुहर में शिव का पशुपति रूप चित्रित किया गया है। इस मुहर में ऐतिहासिक शिव की अंतिम विशेषता भी दिखलाई गई है, यानी उसके सिर पर 2 सींग लगे हैं और बीच में एक उभार है जो शिव के त्रिशूल जैसा प्रतीत होता है। एक अन्य मुहर में एक देवता को योग के उसी आसन में दिखाया गया है और एक नाग दोनों ओर हाथ उठाकर उसके सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा है। एक कमंडल शिवलिंग, यज्ञ आकृति और ये पूजा करते हुए लोग। कुछ लिंग और योनि जैसी वस्तुएं भी मिली हैं। कुछ विद्वानों की राय है कि ये लिंग या योनि नहीं बल्कि खेलने की गोटियां और मोहरे हैं, किंतु कालीबंगन में एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक बने हैं, जैसे कि ऐतिहासिक युग में पाए जाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि ये पूजा के लिए बनाए गए लिंग और योनि के प्रतीक थे, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे स्वतंत्र रूप से पूजे जाते थे या शिव के शक्ति के प्रतीक के रूप में। हड़प्पा संस्कृति में वृक्षों को 2 रूपों में पूजे जाने का भी साक्ष्य मिला है। एक रूप में वृक्ष को उसके अपने प्राकृतिक रूप में पूजा जाता था और दूसरे रूप में वृक्ष की नहीं बल्कि वृक्ष में निवास करने वाली आत्मा की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में पाई गई एक विशिष्ट मुहर में एक देवता को पीपल के वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच में खड़ा हुआ दिखाया गया है। 7 मानव आकृतियां एक पंक्ति में खड़े होकर उसकी पूजा कर रहे हैं और एक लंबे बालों वाली आकृति भक्ति भाव से आधे घुटने टेककर नतमस्तक है और उसके पीछे एक बकरा और बकरी है जिसका मुंह आदमी जैसा है। इस धार्मिक परंपरा का सातत्य भरूच और सांची की प्रतिमाओं में पाया जाता है, जिनमें यक्षियों को वन देवी के रूप में दिखाया गया है। योगासन के प्रकार: योग मुद्रा में बैठा सन्यासी और ये स्वस्तिक।
ये दोनों मोहरे हैं। पशु पूजा प्रचलित होने के साक्ष्य मुद्राओं, मुद्रांकों, मिट्टी की प्रकाशित वस्तुओं और पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियों में भी पाया जाता है। प्रथमतः अनेक प्रकार के मिथकीय और मिश्रित प्राणी चित्रित किए गए हैं, जैसे मानव मुख वाला बकरा अथवा ऐसे प्राणी जिनका आधा शरीर मेढ़े का अथवा बकरे का हो या सांड या हाथी का हो। 3 सिरों वाला काल्पनिक प्राणी, आधे मनुष्य और आधे गाय के सिर वाले प्राणी। दूसरे बहुत सी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण मिलता है। यह संभवतः मिथक कथाओं में पाया जाता है। तीसरे प्राकृतिक जानवर हैं पानी का भैंसा, जल महिष, गौर, भारतीय कुबड़ वाला सांड या जेबू। चौथा गेंडा। पांचवा एक छोटे सिंग वाला बिना कुबड़ वाला सांड। छठा बाघ और सातवां भारतीय हाथी। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया, जैसे शिव का वाहन नंदी सांड, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा और इंद्र का वाहन हाथी। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियाँ अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। कालीबंगन, लोथल और बनौली में अनेक ऐसी अग्निवेदिकाएँ पाई गई हैं जिनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा स्वस्तिक, जो हिंदुओं और बौद्धों और जैनों के लिए एक पवित्र प्रतीक है, मुहरों, चित्रकारियों और बृंदाबंधों आदि पर चित्रित किया गया है। हड़प्पाई लोगों का एक पक्ष और है, उस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। मिट्टी की बहुत सी मूर्तों के द्वारा भिन्न भिन्न योगासन प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि हड़प्पाई लोग योगासन किया करते थे। सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक ढांचा। हड़प्पाई समाज 3 वर्गों में बटा हुआ प्रतीत होता है। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग और तीसरा अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे और कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटे से बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। यह विभाजन केवल आर्थिक घटकों पर आधारित था अथवा इसका कोई सामाजिक धार्मिक आधार था, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता। कालीबंगन में ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था, यह निश्चित रूप से कह पाना कठिन है। अक्सर सिंधु साम्राज्य की चर्चा की जाती है, जिसका निहितार्थ यह हुआ कि संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे अथवा उसके प्रांतों की राजधानियां थीं। किंतु यह भी संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र कई स्वतंत्र राज्यों या रजवाड़ों में बटा हुआ था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी, जैसे सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल। स्मरण रहे कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में यद्यपि संपूर्ण उत्तर भारत में पुरातत्वीय संस्कृति लगभग एक समान थे, फिर भी संपूर्ण क्षेत्र 16 स्वतंत्र महाजनपदों में विभाजित था, जिनकी अपनी अपनी राजधानियां थीं। मृतकों का संस्कार। कई बड़े पुरास्थलों पर छितरी हुई 100 समाधियां और सुनियोजित समाधान भूमियार कब्रिस्तान मिले हैं। बस्तियों के आकार और उनकी अनुमानित जनसंख्या की तुलना में कंकाल अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सौदा की पद्धति भी साथ साथ चल रही थी। यह बात वहां अस्थि कलशों अथवा मनुष्य की दग्ध हड्डियों के अन्य पात्रों की उपस्थिति से साबित होती है, जिनके पास मृतक के आगामी जीवन में प्रवेश के लिए भेंट किए हुए पात्र भी मिले हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुछ समुदाय इन शवों को दफनाते थे। आम प्रथा यह थी कि नर कंकाल शव को खोपड़ी को उत्तर की तरफ रखते हुए सीधी विस्तारित स्थिति में समाधि के फर्श पर रखा जाता था। अन्न आदि से भरे हुए मिट्टी के पात्र कब्र में रखे जाते थे और कुछ मामलों में शव को आभूषणों के साथ ही दफनाया जाता था। कालानुक्रम। जब 1920 के दशक में सर्वप्रथम हड़प्पाई सभ्यता को पहचाना गया, तब उसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और किस स्थलों से प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। उस आधार पर मार्शल के विचार से
हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व फलती फूलती रही। व्हीलर ने इसका काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना। उसके बाद काल निर्धारण की रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार हो गया और इस विधि से इस सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार किया गया। पूर्व हड़प्पाई चरण 3500 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पाई लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई चरण को 700 वर्ष काल माना जाए तो यह बहुत अधिक लंबा समय होगा, जिसमें लगभग 30 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। इतनी लंबी अवधि के दौरान तो सामाजिक संगठन, राजनीति, भाषा, यहाँ तक कि धर्म में भी बहुत से परिवर्तन हो गए होंगे। हम जानते हैं कि समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में 100 वर्षों की अवधि में ही बहुत से राज्यों का उत्थान और पतन हो गया। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता की एकरूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतरण उत्पन्न होने लगा। पतन। जॉन मार्शल और अन्य विद्वानों ने सिंधु नदी के क्षेत्र के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह महसूस किया कि इस सभ्यता का पतन पर्यावरण की खराबी के कारण हुआ। कृषि भूमि के लिए वनों का कटाई और ईंधन के लिए इमारती लकड़ियों के इस्तेमाल और संसाधनों के अनाप शनाप दुरुपयोग आदि के परिणाम स्वरूप जमीन बंजर हो गई और नदियों में गाद भर गई। इन सब बातों के कारण बाढ़, सूखे और अकाल की स्थितियां उत्पन्न होने लगी, जिससे अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। व्हीलर, जिसने इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना था, के मतानुसार यह सभ्यता बर्बर आर्यों द्वारा नष्ट कर दी गई, जो भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। परवर्ती अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया कि व्हीलर की यह स्थापना या निर्धारण की आर्य लोग हड़प्पाई सभ्यता का नाश करने वाले थे मात्र एक मिथक थी। तथ्य यह है कि 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय में पश्चिमी या मध्य एशिया से सिंधु या सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण अथवा सामूहिक आप्रवास का कोई पुरातात्विक जैविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस अवधि में पाए गए सभी नरकंकाल एक ही समूह के लोगों के थे। हड़प्पाई सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और सभी प्रदेशों में उसके पतन के कारण एक जैसे नहीं हो सकते। सारस्वत प्रदेश में इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने अथवा स्थानांतरण के कारण हुआ, लेकिन सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में बार बार आने वाली बाढ़ों की वजह से अधिकतर इस सभ्यता का पतन हुआ। आमतौर पर सर्वत्र वर्षा की कमी होती गई, जिससे खेती, जो कि वहाँ का मुख्य आर्थिक संसाधन थी, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। आर्थिक स्थिति में गिरावट आ जाने से शेष सभी संस्थाओं जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा, नागरिक सुख सुविधाओं आदि में गिरावट आ गई। फिर भी यह बता देना जरूरी होगा कि हड़प्पाई सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि पतन क्रमिक रूप से और धीरे धीरे हुआ, जिससे अधस्थिति को प्राप्त होने में लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक का 600 वर्षों का समय लग गया। उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियाँ। जब एक बार हड़प्पाई सभ्यता का पतन शुरू हो गया तो इस सभ्यता के शहरी चरण की सभी विशेषताएं एक एक कर लुप्त होती चली गईं। नगर योजना, सड़कों का जाल, मल जल निकासी की व्यवस्था, मानक मापतौल की प्रणाली जैसी खूबियाँ धीरे धीरे लुप्त हो गई और विशिष्ट प्रादेशिक रूपांतरों के साथ एक प्रकार की ग्रामीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हड़प्पाई सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर भारतीय उत्तर हड़प्पाई संस्कृति का क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से शामिल हैं। दूसरा, गुजरात तथा महाराष्ट्र और तीसरा, बलूचिस्तान। ये संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों की तत्कालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ परस्पर संपर्क एवं आदान प्रदान करती रहीं। इन तीनों क्षेत्रों में कुछ अवशिष्ट विशेषताएं जैसे मृत भांडों के कुछ रूप, कांस्य उपकरण, मनके और अन्य छोटी वस्तुएं हड़प्पाई सभ्यता के साथ अपना संपर्क संबंध दर्शाती हैं। यद्यपि हड़प्पाई सभ्यता 1300 ईसा पूर्व के आसपास लुप्त हो चुकी थी, फिर भी इस सभ्यता में विकसित अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हमारे दैनिक सांस्कृतिक और भौतिक जीवन में देखी जा सकती है। इस विषय में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अभ्यास के प्रश्न। पहला, हड़प्पाई सभ्यता के विस्तार और उसकी बस्तियों के बारे में चर्चा करें। इसे हड़प्पाई सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पाई सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं का वर्णन करें।
हड़प्पाई काल में शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन करें। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का समकालीन सभ्यताओं के साथ संपर्क के विषय में टिप्पणी लिखें। हड़प्पाई लोगों की अर्थव्यवस्था की चर्चा करें। हड़प्पाई काल के दौरान कला तथा स्थापत्य वास्तुशिल्प की स्थिति का वर्णन करें। हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। हड़प्पाई धर्म की ऐसी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करें जो आज भी मौजूद हैं। हड़प्पाई सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। लघु टिप्पणियाँ लिखना है। हड़प्पाई सभ्यता का कालन क्रम पे उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, हड़प्पाई मापतौल, हड़प्पाई लिपि। भारतवर्ष के रेखा मानचित्र पर हड़प्पाई सभ्यता के विस्तार को दर्शाते हुए उसमें महत्वपूर्ण पुरास्थल दिखाएं। मुद्राओं के चित्र इकट्ठे करें और इन मुद्राओं के संकेतों और आकृतियों का चार्ट बनाएं। धन्यवाद।